आज अपने नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम थोड़े डीप में जाने वाले हैं, ठीक है। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें द सब टॉपिक्स है कि हम पढ़ेंगे क्लासेस के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, फिर हम पढ़ेंगे आइटरेटर्स, ठीक है। आइटरेटर्स फिर हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो का टॉपिक्स, ठीक है। वीडियो भी हो सकता है या कोई कुछ और भी हो सकता है। तो आज हम देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे आज। ओके, तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या टॉपिक्स है आगे। सो व्हाई वी मूव बियॉन्ड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगर हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बारे में बात करें, तो वो एक टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है। ऊपर से नीचे वो चलता है, मतलब अप्रोच उसका होता है ऊपर से नीचे, ठीक है। इधर लिखा है टॉप डाउन अप्रोच वेयर डेटा एंड लॉजिक आर सेपरेट लीडिंग टू स्पेगेटी कोड इन लार्ज सिस्टम्स, ठीक है। इधर टॉप डाउन अप्रोच में क्या प्रॉब्लम है कि डेटा और लॉजिक अलग अलग है, ठीक है। इधर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है कि डेटा और लॉजिक अलग अलग है। तो ये क्या करता है, मतलब कोड को उल्टा पुल्टा कर देता है, मतलब एक नूडल्स की तरह सब मिक्सअप कर देता है कोड को, ठीक है। जब हम लार्ज कोड्स कर रहे हैं, ठीक है, सबसे बड़े बड़े कोड्स कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि ये एक स्पेगेटी कोड जैसा बन जाता है, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ग्रुप रिलेटेड वेरिएबल्स है, फंक्शंस, ठीक है। एक फंक्शन मतलब एक रिलेटेड वेरिएबल जो भी है, वेरिएबल और फंक्शन है, उसको हम एक सिंगल यूनिट में बदलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटर बन जाता है, और हम अगर डीबगिंग भी करना चाहते हैं वो और इजी हो जाता है, ठीक है। अगर हम डीबगिंग करना चाहते हैं उसके अंदर, वो प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वो और भी इजी हो जाता है, और मॉड्यूलर फ्रेमवर्क के लिए इजी है, ठीक है। अगर हम ये अभी दूसरा टॉपिक देखें, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ चुका है कि व्हाट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स भी है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो चलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स पे, ठीक है। इधर चार पिलर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चार पिलर है, ठीक है। वन इज एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एनकैप्सुलेशन मतलब बंडलिंग डेटा एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट, ठीक है। सब मतलब जो भी ऑब्जेक्ट और क्लासेस को एक साथ बाइंड करना, मतलब बंडलिंग करना, उसको कहते हैं हम एनकैप्सुलेशन, ठीक है। और उसके बाद आता है अपना एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? हाइडिंग कॉम्प्लेक्स डेटा, ठीक है। हाइडिंग कॉम्प्लेक्स डेटा फ्रॉम द यूजर एंड ओनली गिविंग द यूजफुल डेटा टू द यूजर, मतलब हम ओनली नेसेसरी डेटा यूजर्स के साथ शेयर कर रहे हैं, और जो मेन डेटा है, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसको हम यूजर के साथ शेयर नहीं कर रहे, ठीक है। इनहेरिटेंस की बात करें, इनहेरिटेंस मतलब जो हम अगर एक न्यू क्लास बना रहे हैं, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर अगर हम न्यू क्लास बना रहे हैं, उसको हम जो भी अगर हमें चाहिए कुछ और, मतलब कुछ और प्रॉपर्टीज, बिहेवियर्स चाहिए, तो हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास, ठीक है। हम एक क्लास को दूसरे क्लास के साथ इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब हम दूसरे जो भी क्लास है उससे हम और एक नए क्लास में हम डेटा को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज और बिहेवियर हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें देखें पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? Treating different types as objects of a common base type via a single interface, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को एक सिंगल कॉमन बेस टाइप में समझते हैं, ठीक है।
तो ये थे 4 पिलर्स ऑफ ओओपी आर्किटेक्चर, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। ठीक है, ये मेन है पाइथन में, पाइथन प्रोग्रामिंग में ये मेन चीज है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, और पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। इसके बारे में हम और आगे जानेंगे अच्छे से, क्या है क्या नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो हम अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे वीडियो में क्या है। ठीक है, डिफाइनिंग द क्लास एज अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, अगर हम अभी ऑब्जेक्ट्स और क्लास के बारे में बात करें, तो क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट। ठीक है, अब समझ लो कि अगर हम कभी आर्किटेक्चरल ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, एक घर बना रहे हैं, तो वो क्या जो ड्राइंग हम बनाते हैं घर बनाने से पहले, एक जो भी एक पेपर में ड्राइंग बनाते हैं, वो एक ब्लूप्रिंट जैसा काम करता है। ठीक है, वो अपना को जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, घर का स्ट्रक्चर जो है उसकी तरह काम करता है। ठीक है, इधर भी सेम ही है। ठीक है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले हम क्लास का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, पहले वो बनाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर इधर आता है एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। ठीक है, डिफाइंस द स्टैंडर्डाइज्ड डेटा एंड फंक्शंस दैट ऑल इंस्टेंस विल पोजेस। ठीक है, ये था क्लास एज ए ब्लूप्रिंट। ठीक है, ये समझ लेना मेन है, ये ऑब्जेक्ट और क्लास मेन है। ठीक है, क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का। जब जब भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हमें पहले क्लास क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि क्लास एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है, मतलब जो फ्रॉम द ब्लूप्रिंट टू रियलिटी द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, a concrete instance of a class that exists in memory while the program is running। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है, इट्स जस्ट अ ब्लूप्रिंट। अभी ऑब्जेक्ट क्या है, जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्लास का जो हमने एग्जांपल लिया था, वो एग्जांपल ओरिजिनली एग्जिस्ट करता है, तो वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जहां उसका जो ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी में एग्जिस्ट करता है जब प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, अगर हमें भी देखे इंस्टेंटिएशन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिक एंटिटी विद इट्स ओन स्टेट एंड स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ क्लास डिफाइंड एज एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो वही एट्रीब्यूट्स है ऑब्जेक्ट। अगर हम अभी क्लास का एक एग्जांपल लिया और क्लास में से हमने उसको इनहेरिट किया ऑब्जेक्ट में, तो वो हुआ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अगर आप मेरे एक एग्जांपल है, इफ कार इज द क्लास, ठीक है, माई रेड टेस्ला रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। ठीक है, अगर अभी एक क्लास, अगर अभी हम एक एग्जांपल लिया, जैसे कार हो गया अपना, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कार है, उसके क्लास क्या है, क्लास हमारा है, सॉरी सॉरी, हमारा क्लास है ऑब्जेक्ट, मतलब कार। ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब उसके जो पार्ट्स हो गए, या कलर हो गया, या फिर कुछ और हो गया, मतलब उसके टायर्स हो गए, टायर का नंबर हो गया, टायर का साइज हो गया, वो सब वो उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी एंड लाइफ साइकिल के बारे में। तो ऑब्जेक्ट्स मेंटेन देयर ओन आइडेंटिटी एंड लाइफ साइकिल अलाउइंग मल्टीपल इंस्टेंस टू कोएग्जिस्ट विद डिफरेंट रोल्स और डेटा। ठीक है, ऑब्जेक्ट अपना खुद का एक आइडेंटिटी और लाइफ साइकिल मेंटेन करता है, जहां पे वो मल्टीपल इंस्टेंस को कोएग्जिस्ट करता है विद डिफरेंट रोल्स ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला जो, मतलब अगला जो टॉपिक है हमारा, हम उसके बारे में देखेंगे क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आप पहुंचे हैं, जो है द एनाटॉमी ऑफ स्टेट एंड बिहेवियर। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि ब्रेकिंग डाउन हाउ ऑब्जेक्ट स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड परफॉर्म एक्शन। ठीक है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि हम कैसे ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं, और वो इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करते हैं, और वो ऑब्जेक्ट्स कैसे एक्शंस को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो हम अगर स्टेट की बात करें, डिफाइंड एज व्हाट एन ऑब्जेक्ट नोज रिप्रेजेंटेड बाय एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स सच एज एन यूजर नेम और अ बैंक बैलेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट नाम से भी ले सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एट्रीब्यूट्स, इट इज रिप्रेजेंट, ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और अगर हमें एक एट्रीब्यूट लेना है, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम लेना है, तो हम या तो उसका यूजर का नाम लिख सकते हैं, या तो वो बैंक बैलेंस भी हो सकता है, फील्ड्स। ठीक है, फील्ड्स सच एज यूजर नेम और अ बैंक बैलेंस। ठीक है, अगर हम इसकी बिहेवियर के बारे में बात करें, बिहेवियर के बारे में बात करें, तो
फंक्शन सच एज, ठीक है, व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज रिप्रेजेंटेड बाय मेथड्स और फंक्शन सच एज कैलकुलेट इंटरेस्ट और अपडेट प्रोफाइल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है मेथड्स और फंक्शंस को। ठीक है, जैसा भी एग्जांपल दिया है, कैलकुलेट इंटरेस्ट और अपडेट प्रोफाइल। ठीक है, ये था स्टेट और बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं वापस बताऊं, तो अगर ऑब्जेक्ट हम कैसे जाने, मतलब वो एट्रीब्यूट्स या तो फील्ड्स के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल लाइक यूजर नेम और अ बैंक बैलेंस। ठीक है, अगर हम इसके बिहेवियर की बात करें, अगर हम इसके बिहेवियर के बारे में बात करें, तो इसका बिहेवियर कैसा है कि या तो ये मेथड या तो ये फंक्शंस के हिसाब से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, या तो एज एग्जांपल एज कैलकुलेट इंटरेस्ट या तो अपडेट प्रोफाइल। ठीक है, तो ये था स्टेट और बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या कहता है। अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बिल्डिंग ऑब्जेक्ट्स द राइट वे। ठीक है, हम कैसे एक ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट्स को बिल्ड करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर अ स्पेशल मेथड दैट रन्स ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग इंस्टेंटेशन टू इंश्योर अ वैलिड स्टार्टिंग स्टेट। ठीक है, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर है जो आप ऑटोमेटिकली, मतलब अपने आप चलता है। ठीक है, जो अपने आप चलता है कि जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, ये अपने आप चलने लगता है। ये इंश्योर करता है कि एक वैलिड स्टार्ट स्टेट हो, ऑब्जेक्ट का एक वैलिड स्टार्ट स्टेट हो। ठीक है, और अभी हमारा दूसरा जो है वो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या कहता है, allows object to be created in different ways depending on available data, providing flexibility to the developer। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब ये ऑब्जेक्ट्स को अलाउ करता है कुछ भी डेटा बनाने के लिए। ठीक है, कुछ भी डेटा डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल डेटा, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल डेटा मतलब ये ऑब्जेक्ट्स को चांस देता है क्रिएट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, ऑन द अवेलेबल डेटा, जो डेटा हमारे पास है उस डेटा के हिसाब से कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मतलब परमिशन देता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेज, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा बनाने के लिए, क्योंकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी देना है डेवलपर को। इसलिए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने देता है डिफरेंट वेज, मतलब ऑब्जेक्ट्स टू बी क्रिएटेड इन डिफरेंट वेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट वेज में क्रिएट करने देता है। ठीक है, अब हो गया रिक्वायर्ड डेटा इनिशियलाइजेशन। ensures required data such as an ID or a starting balance is assigned before the object is never used। ठीक है, तो डेटा इनिशियलाइजेशन क्या होता है, डेटा इनिशियलाइज करना, मतलब डेटा का जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले हम डेटा देंगे, फिर उसके बाद ही हम उस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले डेटा इनिशियलाइजेशन क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको या तो आईडी, मतलब अगर हम क्लास और आईडी बना रहे हैं तो उसको या तो आईडी या तो बैंक बैलेंस, मतलब स्टार्टिंग बैलेंस जो भी बैंक बैलेंस है वो असाइन किया रहे। ठीक है, तभी हम जाके ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे, अब हमने समझा था कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं कि कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ा, फिर रिक्वायर्ड डेटा इनिशियलाइजेशन पढ़ा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है वो पढ़ा। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरे टॉपिक्स क्या है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। ठीक है, जानेंगे कि हम कैसे मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो पहला पड़ाव आता है जो है एक्टिव रेफरेंस। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन द ऑब्जेक्ट इज यूटिलाइज्ड एज इट इज रेफरेंस्ड बाय द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, जब एग्जीक्यूशन होता है हमारे प्रोग्राम का, तब जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो यूटिलाइज होता है अपने बेसिस पे। ठीक है, हमने जो रेफरेंसेस दिए, जैसे हमने अभी प्रोग्राम में बहुत सारे टाइप्स में रेफरेंसेस दिया ऑब्जेक्ट के बारे में, तो उस हिसाब से ऑब्जेक्ट यूटिलाइज होता है प्रोग्राम में। ठीक है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे ऑब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, अब आता है अनरेफरेंस्ड स्टेट। द ऑब्जेक्ट बिकम्स एलिजिबल फॉर कलेक्शन व्हेन नो एक्टिव रेफरेंस पॉइंट टू इट। ठीक है, ऑब्जेक्ट एलिजिबल होता है कलेक्शन कलेक्शन के लिए जब कोई एक्टिव रेफरेंस पॉइंट नहीं है उसके लिए। ठीक है,
ऑब्जेक्ट एलिजिबल हो जाता है कलेक्शन के लिए जब उसके पास कोई एक्टिव रेफरेंस पॉइंट नहीं है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है जो है वो गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है? मॉडर्न लैंग्वेजेस यूज गार्बेज कलेक्टर टू रिक्लेम हीप मेमोरी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स नो लॉन्गर नीडेड। गार्बेज कलेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं अपने, मतलब जैसे सी हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है, वो क्या करती है, मेमोरी को रिक्लेम कर देती है ऑब्जेक्ट्स में से जो डेटा नीडेड ही नहीं है, मतलब जो मेमोरी नीडेड ही नहीं है ऑब्जेक्ट से वो रिक्लेम कर देती है। ठीक है। अब है अपना एलोकेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ठीक है। एलोकेशन और इनिशियलाइजेशन सबसे पहला पार्ट है, मैं इधर से शुरू कर दिया। ठीक है। एलोकेशन और इनिशियलाइजेशन क्या करता है, हमें जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसको मेमोरी में एक स्पेस दे देता है। ठीक है। जब कंस्ट्रक्ट होता है एक ऑब्जेक्ट तो ये क्या करता है, एक मेमोरी दे देता है उधर, मेमोरी में एक पार्ट दे देता है, एक छोटा सा पार्ट दे देता है, उसको बोलते हैं एलोकेशन, एलोकेटिंग स्पेस टू द ऑब्जेक्ट इन द कंस्ट्रक्टर। ठीक है। वाया कंस्ट्रक्टर से हम उसको एलोकेट करते हैं। ठीक है। तो हमने अभी सीखा कैसे हम मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल्स। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है और हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे स्टैटिक वर्सेस इंस्टेंस मेंबर्स इन द क्लास। ठीक है। स्टैटिक और इंस्टेंट मेंबर्स हम पढ़ सकते हैं, स्टैटिक और इंस्टेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएटिंग बिटवीन डेटा दैट बिलोंग्स टू अ क्लास वर्सेस द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है। हम पढ़ेंगे कि हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि कैसे एक डेटा क्लास वर्सेस, मतलब एक डेटा क्लास को कैसे बिलोंग करता है और एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को कैसे बिलोंग करता है, ये पढ़ेंगे हम अभी इसमें टॉपिक में। ठीक है। तो इंस्टेंट मेंबर्स क्या होता है कि इट बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ठीक है। इंस्टेंट मेंबर्स क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए बना रहता है। ठीक है। एवरी यूजर हैज देयर ओन यूनिक पासवर्ड। ठीक है। तो हमें ले एक एग्जांपल ले सकते हैं, बिलोंग्स टू अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ह्यूमन ले लो। ठीक है। तो एवरी यूजर हैज देयर ओन यूनिक पासवर्ड, सो वो होता है इंस्टेंट मेंबर्स। ठीक है। अगर हम अभी स्टैटिक मेंबर की बात करें, स्टैटिक मेंबर क्या होता है, बिलोंग टू द क्लास इटसेल्फ। ठीक है। belongs to the class itself, are shared by all instance and provide a centralized way to track state और share configuration। ठीक है। स्टैटिक मेंबर मतलब वो खुद अपने आप क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है। वो बहुत सारे शेयर्ड, मतलब बहुत सारे इंस्टेंट को शेयर करता है एंड प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड वे टू ट्रैक। ठीक है। मतलब एक सेंट्रलाइज्ड वे बना देता है ट्रैक करने के लिए, जो भी डेटा हमें ट्रैक करना है वो डेटा को ट्रैक करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड वे बना देता है। सो दैट्स कॉल्ड that's the difference between instant members and static members। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक क्या कहता है। तो अब हम यहाँ पहुंचे अपने दूसरे टॉपिक पे जो है मॉडिफायर्स। ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर्स, एक्सेस मॉडिफायर्स मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टिंग द इंटरनल स्टेट ऑफ इंटरनल डेटा। ठीक है। इंटरनल स्टेट ऑफ द डेटा हम यूज करते हैं पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड कीवर्ड्स फॉर द विजिबिलिटी बाउंड्रीज। ठीक है। अगर हम पब्लिक देखें पहले, एक्सेसिबल फ्रॉम एवरीवेयर, मतलब अगर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया पब्लिक में, ठीक है, वो प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस हो सकता है। समझे? पब्लिक मतलब हर एक जगह से हम वो प्रोग्राम, मतलब वो पब्लिक जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है हमने उसको हम हर जगह से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अगर अभी हम प्राइवेट की बात करें, वो ओनली प्राइवेट के अंदर, मतलब जो भी क्लास बना है उसके अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं, वो हिडन होता है। ठीक है। जैसे प्राइवेट हो गया, पासवर्ड हो गया या कुछ और हो गया, ऐसे होता है। ठीक है। हिडन इनसाइड दी क्लास, वो छुपा रहता है क्लास के अंदर। ठीक है। अगर अभी हम प्रोटेक्टेड की बात करें, अवेलेबल ओनली टू द क्लास एंड इट्स डिसेंडेंट्स। ठीक है। प्रोटेक्टेड मतलब वो ओनली, जो प्रोटेक्टेड अगर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, वो ओनली उसके क्लास के लिए यूज हो सकता है। ठीक है। वो ओनली उसके क्लास के लिए यूज हो सकता है, और अगर दूसरा क्लास बना तो उसके लिए वो यूज हो सकता है। ठीक है। ये होता है तीन टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है। जिससे हम
अपना डेटा सेफ रख सकते हैं, मतलब जो भी विजिबिलिटी बाउंड्री है हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स विच आर पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक में क्या होता है, अगर हमने एक पब्लिक ऑब्जेक्ट बनाया तो हम उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी। प्रोग्राम में अगर हमने एक पब्लिक ऑब्जेक्ट बनाया था तो उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। प्राइवेट क्या होता है, वो छुपा रहता है क्लास के अंदर। ठीक है। वो दैट्स हिडन इनसाइड द क्लास। ठीक है। अगर हम प्रोटेक्टेड की बात करें, प्रोटेक्टेड क्या होता है, अवेलेबल ओनली टू द क्लास एंड इट्स डिसेंडेंट्स। ठीक है। वो ओनली क्लास के लिए यूज हो सकता है और उसके डिसेंडेंट्स के लिए यूज हो सकता है। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं अपना टॉपिक क्या कहता है। तो अभी हम आए हैं एब्स्ट्रैक्शन पे। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन, सिंप्लीफाइंग द वर्ड बाय फोकसिंग ओनली ऑन व्हाट इट रेलेवेंट टू द टास्क। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, फोर इंटरफेसेस। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद हम चलते हैं। सो व्हाट डज एब्स्ट्रैक्शन मीन? द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। एब्स्ट्रैक्शन मतलब ये होता है कि हम कॉम्प्लेक्स डिटेल्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स डिटेल्स जो बैक एंड डिटेल्स होते हैं हमारे पास, वो डिटेल्स हम यूजर से छुपा के रखते हैं, और जो भी यूजर को चाहिए, मतलब जो भी रिक्वायर्ड डेटा है, हम बस वही देते हैं यूजर को। ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। अब हम देखें, एक एग्जांपल है फोन इंटरफेसेस। ठीक है। यूजर्स कॉल और टेक्स्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग रेडियो प्रोटोकॉल्स और इंटरनल सर्क्यूट सर्क्यू सर्क्यूटरी। ठीक है। अब हम देख सकते हैं, और एक है क्लीनर सिस्टम्स। ठीक है। अगर हमने एब्स्ट्रैक्शन यूज किया हर एक सिस्टम में, तो वो सिस्टम क्लीन होगा। ठीक है। Abstraction complexities creates cleaner interface that are easier to maintain. ठीक है। अभी सोचो, अगर हमने बैकएंड का भी डेटा दे दिया और यूजर को जो चाहिए वो डेटा भी दे दिया, तो हम वो इंटरफेस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। हमें हर बार मेंटेन करना पड़ेगा उसको, तो वो एक प्रॉब्लम बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन यूज करके हम जो यूजर को जो डेटा चाहिए, मतलब जो यूजर को नीडेड है, जो डेटा नीडेड है, हम बस वही डेटा देते हैं यूजर को। दैट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या करता है। डिफाइनिंग इंटरफेसेस, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिहेवियर। ठीक है। इधर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है। प्योर एब्स्ट्रैक्शन defines a set of methods that a class must implement without providing any of the logic itself. तो ये क्या करता है, मेथड्स इंप्लीमेंट करना है, मतलब क्लास ये बताता है कि मेथड्स जो क्लास इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, विदाउट प्रोवाइडिंग अ लॉजिक बाय इटसेल्फ। मतलब इसमें क्या कह रहे हैं, डिफाइंस अ सेट ऑफ मेथड्स दैट अ क्लास, मतलब ये डिफाइन करता है सेट्स को, ये डिफाइन करता है मेथड्स को, सेट ऑफ मेथड्स को जो क्लास इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। विदाउट प्रोवाइडिंग एनी लॉजिक बाय इटसेल्फ, मतलब क्लास अपने आप से खुद कोई लॉजिक नहीं ले सकता। ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट। सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्ट्स एज एन एस्टैब्लिश्ड एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम टू गवर्न इंटरैक्शंस। ये एक सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के साथ, कि वो कैसे इंटरैक्ट करे अपने आप से। ठीक है। सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट ये होता है। तो अगर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले, प्लेबैक इंटरफेस रिक्वायर्स प्ले एंड स्टॉप मेथड्स स्टैंडर्डाइजिंग बिहेवियर अक्रॉस डाइवर्स ऑब्जेक्ट्स लाइक सॉन्ग्स, वीडियोस और पॉडकास्ट। ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल ले, जैसे अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल ले ले हम, प्लेबैक जो प्लेबैक सिस्टम होते हैं, जैसे स्पॉटिफाई हो गया या यूट्यूब हो गया, उसके हमें प्ले और स्टॉप मेथड चाहिए। ठीक है। तो बिहेवियर अक्रॉस मतलब ये अपना जो एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, अपना बिहेवियर स्टैंडर्डाइज कर देता है हर एक ऐप के लिए। ठीक है। लाइक हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे हो गया सॉन्ग्स हो गया, वीडियोस हो गया, पॉडकास्ट हो गया, तो ये क्या करता है, स्टैंडर्डाइज कर देता है सबके लिए कि हमें कैसे ये करना है, मतलब कैसे बिहेव बिहेव करना है उसके साथ। ठीक है। और हो गया सीमलेस इंटीग्रेशन। सीमलेस इंटीग्रेशन क्या करता है, एंश्योर द सिस्टम्स नो हाउ टू इंटरेक्ट विद न्यू इम्प्लीमेंटेशन, enabling
द इजी एडिशन ऑफ न्यू फीचर्स। ठीक है, तो सीमलेस इंटीग्रेशन मतलब ये बताता है कि हम अगर नया ऑब्जेक्ट या नया कुछ बनाते सिस्टम तो उसके साथ कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसको, और एडिशन ऑफ न्यू फीचर हम कैसे न्यू फीचर को ऐड कर सकते हैं। तो ये था थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट जो बिहेवियर के इस पे आते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। टॉपिक है एक्स्ट्रा क्लासेस द मिडिल ग्राउंड। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कंबाइनिंग शेयर्ड इम्प्लीमेंटेशन विद एनफोर्स्ड रिक्वायरमेंट एंड सब क्लासेस। ठीक है, पहला पॉइंट इसका है डिफॉल्ट बिहेवियर प्रोवाइड्स शेयर्ड इम्प्लीमेंटेशन फॉर कॉमन लॉजिक व्हाइल लीविंग स्पेसिफिक डिटेल्स फॉर सब क्लास टू डिफाइन। ठीक है, तो जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो कॉमन लॉजिक यूज करता है, पर क्या करता है कि स्पेसिफिक डिटेल्स को छोड़ देता है और सब क्लास को डिफाइन करता है। ठीक है, और दूसरा है अपना स्ट्रक्चरल एनफोर्समेंट। स्ट्रक्चरल एनफोर्समेंट क्या कहता है? ensures सब क्लासेस implement critical method like area calculations that cannot exist generically। ठीक है, तो ये था एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस द मिडिल ग्राउंड के बारे में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इस पे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हम अभी देख सके तो बैंकिंग सिस्टम में हम कैसे एब्स्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम इधर पढ़ेंगे अभी बैंकिंग सिस्टम में हम कैसे एब्स्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ सकते हैं कि फ्रॉड वेरिफिकेशन में हम एब्स्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। द सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक्स फॉर फ्रॉड्स बिहाइंड द सीन्स ड्यूरिंग अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, हम जैसा अभी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सिस्टम क्या करता है, अपने आप ऑटोमेटिकली चेक करता है। ठीक है, फ्रॉड्स को चेक करता है ड्यूरिंग अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन के दौरान सिस्टम क्या करता है, अपने आप खुद फ्रॉड्स चेक करता है कि अगर कोई फ्रॉड है कि नहीं, वो पेमेंट में कुछ फ्रॉड है कि नहीं, जब पेमेंट करा जा रहा है तो वो एक फ्रॉड पेमेंट तो है कि नहीं, वो सब चेक करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपना लेडजर सिंक। ठीक है, लेडजर सिंक मतलब अपडेटिंग लेडजर डेटाबेस अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन साइमल्टेनियसली। लेडजर्स डेटाबेस मतलब वही कस्टमर्स डेटाबेस हो गया। ठीक है, कस्टमर डेटाबेस अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस। ठीक है, वो क्या करता है, मल्टीपल लोकेशंस पे कस्टमर का डेटा चेंज करता रहता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली वो चेंज करता रहता है। एब्स्ट्रैक्शन इसमें भी यूज होता है। ठीक है, तो दूसरा आता है कस्टमर अलर्ट्स में। ठीक है, कस्टमर अलर्ट्स में कैसे यूज होता है, सेंडिंग ऑटोमेटेड एसएमएस नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन एक्टिविटी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन इसमें भी यूज होता है कैसे, जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं हमें हर बार मैसेजेस आता है। ठीक है, मैसेजेस क्यों आता है, कि बोलता है कि हाँ हमने इतना ट्रांजैक्शन किया है, तो ये क्या करता है, हमें बताता है कि हाँ इतने पैसे आपके अकाउंट में बाकी है, आपने इतने का ट्रांजैक्शन किया था और इतना पैसा आपके में से कटा है। ठीक है, तो वही लिखा है कि कस्टमर अलर्ट सेंडिंग ऑटोमेटेड एसएमएस नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन एक्टिविटी। ठीक है, अगर हम अभी देखें डेवलपर इंटरफेस के बारे में, द डेवलपर इंटरैक्ट्स ओनली विद अ सिंपल रिजल्ट ऑफ ईदर सक्सेस और फेलियर। ठीक है, अगर हम डेवलपर इंटरफेस की बात करें तो डेवलपर जब कोई प्रोग्राम बनाता है, ठीक है, डेवलपर एब्स्ट्रैक्शन के साथ कब तब इंटरेक्ट करता है। ठीक है, वो चेक करने के लिए, एक सिंपल रिजल्ट चेक करने के लिए, या तो उसका जो प्रोग्राम है वो सक्सेस है या फेलियर है। ठीक है, तो ये था डेवलपर इंटरफेस। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम स्केलेबिलिटी, सेपरेटिंग हाई लेवल लॉजिक फ्रॉम अंडरलाइंग ऑपरेशंस अलोव स्केल टू मिलियन। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो अपना हाई लेवल लॉजिक्स होते हैं, जो हाई लेवल लॉजिक्स होते हैं उसको सेपरेट कर देता है, और जो हमारे अंडरलेइंग मतलब छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं उसको मिलियंस में स्केल करने देता है। ठीक है, तो ये था बैंकिंग सिस्टम एब्स्ट्रैक्शन। हमने पढ़ा था कि ये कैसे फ्रॉड वेरीफाई करता है, ऑटोमेटिकली अपने आप फ्रॉड चेक करता है जब एक ट्रांजैक्शन होता है। और लेडजर सिंक मतलब अपडेटिंग लेडजर डेटाबेस अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, और कस्टमर अलर्ट्स देखा हमने कि ये कैसे ऑटोमेटेड एसएमएस नोटिफिकेशन भेजता है रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन एक्टिविटी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेवलपर इंटरफेस। डेवलपर इंटरफेस क्या होगा, डेवलपर इंटरेक्ट्स ओनली विद अ सिंपल रिजल्ट ऑफ ईदर सक्सेस और फेलियर। ठीक है, और हमने पढ़ा कि सिस्टम स्केलेबिलिटी क्या होता है,
सिस्टम स्केलेबिलिटी ये होता है कि सेपरेटिंग हाई लेवल लॉजिक फ्रॉम अंडरले ऑपरेशंस एलो स्केल्स टू मिलियंस। ठीक है, तो अभी हम अपना दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक क्या कहता है। मिलते हैं अभी दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और एनकैप्सुलेशन क्या होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है और एनकैप्सुलेशन क्या करता है, ये एक मेन फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स है, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी एट द डिजाइन लेवल टू सिंप्लीफाई द व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है डिजाइन लेवल पे, जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हाइड करता है। ठीक है, जैसे कि हम सिंपल मतलब सिंपल वे में हम ऑब्जेक्ट को व्यू कर पाए। ठीक है, इन अ व्हीकल दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्टीयरिंग व्हील एंड पेडल्स। ठीक है, जो स्टीयरिंग व्हील होता है हम हमारे कंट्रोल में होता है स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, तो वो स्टीयरिंग व्हील हमारे कंट्रोल में है, तो ये क्या करता है, हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजाइन लेवल एट द डिजाइन लेवल। ठीक है, और जो पेडल्स भी अपने कंट्रोल में होते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है, और एनकैप्सुलेशन क्या करता है, हाइडिंग डेटा एट द इम्प्लीमेंटेशन लेवल। जब हमारा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होता है उस टाइम पे एनकैप्सुलेशन जो है डेटा को हाइड करता है। ठीक है, लेवल टू प्रोटेक्ट द ऑब्जेक्ट्स इंटीग्रिटी। तो वो क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशन का टाइम पे जो डेटा है उसको हाइड करता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल है, इन अ व्हीकल दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द हुड प्रोटेक्टिंग द इंजन। जो प्रोजेक्ट जो हुड होता है, मतलब जो एक जाली टाइप का होता है जो इंजन को बचाता है, अगर कोई क्रैश हो जाए या कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो उस टाइम पे जब कोई इंजन को सेव करता है, वो एक एग्जांपल ले सकते हैं हम एनकैप्सुलेशन का। ठीक है, तो ये था एब्स्ट्रैक्शन वर्सेस एनकैप्सुलेशन। ये दोनों एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत मेन मेन टॉपिक है। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा जो टॉपिक है उसके बारे में क्या है, देखते हैं।
तो हम अभी पढ़ रहे हैं द रोल ऑफ वाइटल फंक्शंस एंड टेबल्स। ठीक है, लुक अराउंड दैट द हुड एट हाउ लैंग्वेजेस मैनेज डायनेमिक डिस्पैच। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रीटेबल मैकेनिज्म के बारे में। रीटेबल मैकेनिज्म क्या करता है? डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म इज मैनेज्ड इन लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस थ्रू अ मैकेनिज्म नोन एज वर्चुअल टेबल और वी टेबल। ठीक है, सी प्लस प्लस में जो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म है वो मैनेज होता है। ठीक है, वो एक मैकेनिज्म के थ्रू मैनेज होता है विच इज कॉल्ड एज वर्चुअल टेबल और वी टेबल। ठीक है, आगे हम फंक्शन पॉइंटर स्टोरेज के बारे में बात करें। फंक्शन पॉइंटर स्टोरेज क्या कहता है कि every class containing virtual methods, ठीक है, every class containing virtual methods maintains a dedicated table containing pointers to those specified functions। ठीक है, तो ये कहता है। अब हम अगर तीसरे पॉइंट पे जाएं, तीसरा पॉइंट है कि डायनेमिक लुकअप। अपॉन कॉलिंग एन ओवररिडन मेथड, an overriding method, the program executes a lookup in the v table at runtime to retrieve the correct memory address। ठीक है, डायनेमिक मेथड मतलब जब हम एक ओवरराइडिंग मेथड को कॉल करते हैं उस टाइम एक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और लुकअप करता है वी टेबल्स के लिए। ठीक है, और वी टेबल्स के लिए देखता है और करेक्ट उसका जो रिट्रीव मतलब वो जो रन टाइम पे उसका करेक्ट मेमोरी एड्रेस रिट्रीव करता है। ठीक है, अगर हम बात करें परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ की, परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म incurs a slight performance cost compared to standard function call, though the architectural flexibility overweights this speed difference। ठीक है, समझे? तो बस इतना ही था ये टॉपिक के बारे में। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक क्या है। ठीक है, मिलते हैं अभी अपने दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंसिबिलिटी थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म डिजाइन। Extensibility through polymorphism design. How polymorphism allows your code to grow without massive refactoring। ठीक है, तो with polymorphism, create a new triangle class that overrides the draw method, so existing loop work automatically। ठीक है, फिर होता है strategic benefits। Systems become highly extensible and significantly easier to test in isolation। ठीक है, दूसरा है, तीसरा है वो है विदाउट पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, बिना पॉलीमॉर्फिज्म के हम कैसे पॉलीमॉर्फिज्म डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, एडिंग अ न्यू शेप सच एज ट्रायंगल रिक्वायर्स अपडेटिंग एवरी लूप दैट हैंडल्स ड्राइंग। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि एडिंग अ न्यू शेप मतलब हर एक शेप, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, हमें हमें उसको अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि मतलब हर एक लूप को चेंज करता रहना चाहिए हैंडल करने के लिए, मतलब ड्राइंग को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो बस इतना ही था एक्सटेंसिबिलिटी थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म डिजाइन। अभी चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। आइटरेटर्स। ठीक है, आइटरेटर ट्रैवर्सिंग कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आइटरेटर्स ऑब्जेक्ट्स allows transversal of container such as a list or a tree without exposing the underlying representation। ठीक है, तो ये कहता है आइटरेटर ऑब्जेक्ट, ये कहता है। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरफेस क्या कहता है? consistent navigation for structures like arrays और graphs using next and has next। ठीक है, बस इतना ही था ये टॉपिक पे। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं दूसरे टॉपिक क्या कहता है हमें। ठीक है, द आइटरेटर पैटर्न इन मॉडर्न लैंग्वेजेस। ठीक है, अगर हम आइटरेटर मॉडल्स देखें अभी के लैंग्वेजेस में, तो ये कहता है कि पाइथन इम्प्लीमेंटेशन हैंडल्ड वाया आइटर एंड नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड हमने एक बार पढ़ा था। ठीक है, वो याद कीजिए, नेक्स्ट मेथड। बस इतना ही था। अब हम पढ़ेंगे जावा। जावा के साथ हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इज हैंडल्ड वाया द आइटरेबल इंटरफेस। ठीक है, जावा में इम्प्लीमेंटेशन इज हैंडल्ड वाया द आइटरेबल इंटरफेस। ठीक है, फिर इंटरनल स्टेट मैनेजमेंट। The pattern tracks sequence position, removing the need for manual index management and reducing off by one error। ठीक है, तो ये था एक्सप्लेनेशन इसका। एक बार पीडीएफ देख लेना। ठीक है, मैंने भी ये चीजें पढ़े नहीं था, इटरेटर वेटर सब। मैं बस आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कॉलेज में जाके अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में बात करता है।
द लास्ट की टेक अवे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? क्लासेस पढ़ा, ऑब्जेक्ट्स पढ़ा, एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा, एनकैप्सुलेशन पढ़ा, आइटरेटर्स पढ़ा, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा, फिर उसके बाद मास्टरिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ा, मतलब कैसे हम मास्टर कर सकते हैं। तो क्लासेस क्या होता है? ब्लूप्रिंट होते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इंस्टेंस होते हैं। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? सिंप्लीफाइज द इंटरफेस। और एनकैप्सुलेशन क्या होता है? प्रोडक्ट्स द डेटा। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? फ्लेक्सिबल मल्टीफॉर्म इंटरफेस बिहेवियर। ठीक है। आइटरेटर्स क्या होते हैं? ट्रावर्स डेटा रिगार्डलेस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। और मास्टरिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? स्टेप टूवर्ड्स सीनियर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। ठीक है। तो ये था ये मॉड्यूल का सबसे लास्ट वीडियो। और आई थिंक पाइथन का भी एक लास्ट वीडियो हो सकता है। आई थिंक देखते लास्ट वीडियो में मैं थोड़े बहुत कोडिंग क्वेश्चंस करा के एक 2 घंटे का वीडियो डालता हूँ। ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो साइनिंग ऑफ।